नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। किसान आंदोलन लंबे समय से चलता चला आ रहा है, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और अगर प्रिसाइजली देखें तो आज 68वां दिन है, 68th डे है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम बदला और बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलता जा रहा है। कल स्थिति यह बन गई थी कि जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है वो क्लीन करा दिया जाएगा। जिस तरह से वहां पे पुलिस बल पहुंच गया था, रात के 2 बजे पुलिस बल वहां से निकला है। राकेश टिकैत ने कह दिया था कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या ऐसा घटनाक्रम बदला, क्या उनका मन बदला, क्योंकि वो जब प्रशासन से बातचीत कर रहे थे उसके बाद वो बीच में ही उठाए और कहने लगे कि अब मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं। और एक 2 मिनट का, तकरीबन 2 मिनट का एक उनका जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रो पड़े, यानी कि जिसको मैंने लिखा था इमोशनल कार्ड, और उसने सारा का सारा गेम पलट दिया। आज आपने यह भी देखा कि मुजफ्फरनगर में कितना हुजूम इकट्ठा हुआ इनके समर्थन में। तो आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बदलेगी, क्या पलटियां खाएंगे लोग, कैसे होगा, और सरकार जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे भी आज कुछ लोग पहुंचे, पत्थरबाजी करी पुलिस के सामने, पुलिस के साथ रह के एक तरह से पत्थरबाजी करी। मुंह पे नकाब बांधा हुआ था। नकाब इसलिए आजकल उसको शायद कोई नहीं कहता, टोकता है, क्योंकि मास्क की तरह वो यूज कर लिया जाता है। हालांकि रुमाल बांधा हुआ था और वो पुलिस के साथ ही मिलके एक बंदे को मार भी रहे थे और वहां से एक पत्थरबाजी भी कर रहे थे। और वो कहा यह जाता है कि वो सब लोग लोकल आसपास के गांव के लोग थे। लेकिन कल भी पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर पे लोग, और जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए, बात की, तो किसी ने बताया कि मैं गुड़गांव से आया हूं, किसी ने किसी संगठन का नाम लिया। तो कहीं ना कहीं यह भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित ये सब घटनाक्रम चल रहा है और उनको परेशान करने की, उनको उस आंदोलन से खदेड़ने की, उस आंदोलन को नकारात्मक छवि देने का प्रयास किया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर के ऊपर भी आज प्रगट सिंह बता रहे थे, जो किसान नेता हैं, वो कह रहे थे कि वहां पे पुलिस ने, एसएचओ ने खुद ट्रॉली के ट्रॉली पत्थर उतरवाए हैं, जो सड़क बनाने वाली जो रोड़ियां होती हैं वो क्यों उतरवाए हैं, खासतौर से जहां पे किसानों का आंदोलन है। अगर कल को उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल हथियार बना के किया जाएगा, फिर क्या होगा? ये सारे सवाल हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान हैं, जिनके साथ हम लोग आज बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनकी नजर में ये किसान आंदोलन क्या है। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, पहली बात तो ये बताइए आपकी नजर में, क्योंकि आप एक वैसे तो डॉक्टर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारी चीजों का बड़ी बारीकी से देखते हैं, समाज का हिस्सा हैं आप। किसान भी जो बैठे हुए हैं, किसान हैं या किसान के समर्थन में हैं, किसान के समर्थक हैं या सो कॉल्ड किसान हैं, क्या ये जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनको आंदोलन करने का हक नहीं है क्या? जी, रविंद्र जी, आपने इंट्रोड्यूस भी किया है। लोग जो मुझे जानते हैं वो भी जानते हैं बेसिस में कैंसर सर्जन। ऐसा मान लिया जाता है कि डॉक्टर, खास करके सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनका विजन ट्यूबुलर होता है। मतलब बहुत ही अपने बारीकी से अपनी चीजों को तो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन सामाजिक चीजों को नहीं जानते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहली बात, किसान की परिभाषा क्या होती है। जो खेती बाड़ी से जुड़ा है वो किसान कहा जाता है। बेशक वो खेत में, खलिहान में जाके खुद से हल जोते, बीज बोए या किसी के द्वारा बोए, मतलब किसानी से डायरेक्टली जो जुड़ा है वो किसान होता है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश का एक पंजीकृत किसान हूं और मेरी अपनी किसानी खेती है। तो उस परिभाषा को तो पहले बदलें कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं या जो लठ चलाते हैं या तलवार चलाते हैं वही किसान होते हैं, ऐसा नहीं होता है। और मैं कहता हूं, भारत का हर इंसान जिस दिन किसान हो जाएगा तो किसान की आत्महत्याएं बंद हो जाएगी और इस तरह की जुमलेबाजी की जरूरत नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत, आप अमेरिका का डेवलपमेंट तो सोचते हैं, लेकिन अमेरिका के किसान की हालत आपको मालूम है? अमेरिका के किसान अमंग रिचेस्ट ऑफ द कम्युनिटी होते हैं। उनके पास अपना ट्रक, अपना हेलीकॉप्टर, अपने बड़े बड़े खेत
और उनके वेयर हाउसेज, उससे जो सामान निकलते हैं, प्रोड्यूस निकलते हैं, उनको रखने की जगह। मतलब उस लेवल पे तो अभी हिंदुस्तान में 73 साल आजादी के बाद भी हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। सोच भी आपका नहीं सकते। सवाल जो सोच भी नहीं सकते हैं, आपका जो सवाल था उसी से मैं शुरुआत करता हूं कि क्या इनका अधिकार है या नहीं है। भारत के संविधान के तहत किसी भी नागरिक को अगर गवर्नेंस के द्वारा निकाले गए किसी कानून पे अगर ऑब्जेक्शन है तो उसका प्रोटेस्ट कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, ये अधिकार है, प्रोटेस्ट का अधिकार है। कैसे, क्या उसके कानून होंगे, जगह क्या तय होगी, सीमा कौन सी तय होगी, ये सारे डिबेटेबल इश्यूज हैं, वो अलग हैं, लेकिन विरोध का अधिकार बनता है। आपके सवाल का ये जवाब जी। अब यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा अभी जो 26 जनवरी वाली जो घटना हुई डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से लोग लाल किले के ऊपर चढ़ गए, झंडा फहरा दिया, पुलिस को मारा पीटा, बहुत सारी तोड़फोड़ करी। अब जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जो कुछ संगठन है, उन्होंने दो संगठनों को पहले से ही कह रहे थे कि हम उनको पुलिस को सूचित करते आ रहे थे कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं और ये उपद्रव कर सकते हैं। अब क्या इसका इल्जाम क्या उन्हीं दो संगठनों के ऊपर सर पे ठीकरा कहते हैं फोड़ दिया जाएगा और इसके हम पूरे किसानों की बेइज्जती नहीं हुई? क्या किसानों की पूरी नकारात्मक छवि नहीं बनी हमारे देश में? जी। जिस समय से ये किसान से संबंधित जो बिल पास हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे, कई मीडिया चैनल्स में दिखाते हैं, जो विरोधी पार्टी इसका विरोध करते थे, उनके पास पुख्ता कोई पॉइंट्स नहीं होते थे विरोध करने के। बस किसान जो अमेंडमेंट बिल आया है उसका विरोध हमें करना है। क्यों करना है? आज भी मैं कहता हूं, एक्सपर्ट को जो बैठते हैं टेलीविजन चैनल पर, उनसे पूछिए विरोध कर रहे हैं तो कारण बताइए क्या है इसमें, बिल में कमी, बिल के फायदे बताइए और बिल की कमी बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात होती है गवर्नेंस की। मैं हर समय कहता हूं गुड गवर्नेंस वर्सेस गॉड गवर्नेंस। जैसे हिंदुस्तान में कहावत है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो भारत की स्थिति गॉड गवर्नेंस की है, गुड गवर्नेंस की नहीं है। गुड गवर्नेंस से मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जो संविधान में कहता है कि सरकार में बैठे लोगों को क्या क्या करना चाहिए। और मैं दर्शकों को ये बता देता हूं, सरकार पार्टी नहीं होती है। सरकार का मतलब होता है उसमें तीन बॉडी होती है, लेजिस्लेशन जो कि चुने हुए हमारे नुमाइंदे होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एंड जुडिशियरी जो अदालत होती है। तो तीनों को मिला के इनके तहत जितनी एजेंसीज काम करें उसको कहते हैं सरकार। मतलब ये कोई पार्टी नहीं होती है। ये किसी से खास पार्टी के चुने हुए लोग किसी प्रदेश में काम कर रहे होंगे, किसी नेशनल सेंट्रल गवर्नेंस में कोई और काम कर रहा होगा, तो सरकार उसको कहते हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर करें, सरकार कोई पार्टी नहीं होती है, सरकार सरकार होती है। पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, लेकिन सरकार चलेगी। सरकार संविधान के तहत चलती है, सरकार चलेगी। अब आता हूं मैं मुद्दे की बात पे, लाल किला पे जो हुआ, क्या ये एक दिन में आपको लगता है ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। जिस सिंगो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहां किस समय से क्या क्या वहां पे तैयारी हो रही है, क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? छोटी छोटी बातों की जानकारी अगर होती है कि यहाँ पे ये प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग की जानकारी थी, सारी चीजों की जानकारी थी। दो किसान यूनियन वाले जब कह रहे हैं कि मैं आगाह कर रहा था कि ये उपद्रव कर सकते हैं, लाल किला, किला जब कहा जा रहा है तो किला को फतह कर दे, तो किस साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं? क्या हम राजतंत्र में जी रहे हैं कि कोई दूसरा ग्रुप का राजा अपने सेना को लेके आया और किला फतह कर गया, लाल किला पे चढ़ के झंडा फहरा दिया? हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, मतलब हम चला रहे हैं देश को, और हमारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं सदन में बैठते हैं और चलाते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां गए? जो सब कुछ एजेंसी आपके पास थी, सारी सूचनाएं आपके पास थी, उसके बाद कुछ खास लोग वहां पहुंचे, और पुलिस जो मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि पुलिस डिसिप्लिन्ड होती है, एक कानून को मानती है, वो कभी भी दायरा नहीं क्रॉस कर सकती। उसके साथ जो हुआ सबने देखा। और वहां तो इस पे क्या लगता है कि ये इतने उपद्रवी हो गए जिनको किला में घुसने से नहीं रोका जा सकता है? तब तो ये बात हो गई डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोबोक्रेसी है। जिसके पास मॉब है वो किसी भी तंत्र को अपने हिसाब से मोड़ सकता है और ये चला सकता है। और इस स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ एनार्की।
अराजकता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश में। जिसको मर्जी आए, जो मर्जी आए, मॉब लेके कर सकता है। ये किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक तरीका रहा होगा। उसकी गहरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, या छूट दे दी गई कि जाओ जो करना है कर लो, ताकि पब्लिक का सेंटिमेंट किसानों के खिलाफ भड़के। एक तो संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना, अगर वाकई आपका इंटेलिजेंस इतना फेलियर हो गया कि आपको ये नहीं पता चला कि इस लेवल की तैयारी है, तो भारत के नागरिक सुरक्षित कैसे महसूस करें कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहां क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? जो लाल किला पे अगर झंडा फहरा सकता है तो हमारे घर में भी कोई आ सकता है। तो बड़ी छोटी सी बात है। तो ये सवालिया निशान दर्शकों आपसे है मेरा कि जिनको चुन के भेजते हैं ना, उनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट को याद दिलाइए कि आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा मुहैया कराना आपका कर्तव्य है। और अगर आप कराते हैं तो हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। हम भिखारी नहीं हैं, हमने टैक्स दिया है आपको सरकार चलाने के लिए। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने कहा कि भाई 26 जनवरी की जो घटना घटी कोई बिल्कुल एक ही दिन में नहीं घट गई, इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या सरकार को पहले से नहीं पता था? सरकार को पता था, सरकार के प्रवक्ताओं को पता था, सरकार के मंत्रियों को पता था। ये लगातार बैठ के टीवी डिबेट्स में चिल्ला रहे थे कि झंडा फहराने की ये बात करते हैं लाल किले पे, और उनको कहा जा रहा है जो झंडा फहराएगा उसको $2.5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। ये सब बातें वो करते थे, यानी कि पहले से इनको सूचना तो थी, अंदेशा तो था। और क्या उस अंदेशे के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया? क्या उन्हें नहीं पता था कि यदि कोई लाल किला में इस तरह से जाएगा और झंडा फहराने की कोशिश भी करता है तो क्या हमारे देश की जो छवि है वो धूमिल नहीं होगी? क्या सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगेंगे विदेशों में कि भाई जहां पे जो लाल किला, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, फोर्ट, किला का नाम क्या है? हम बार बार कहते हैं कि जब हम शतरंज भी खेलते हैं तो हम एक गेम उसमें होता है कि हम उसको किला बना के खेलते हैं कि भाई अब जो बादशाह है, रानी है, वो छुप गया है, किले में बैठ गया है, अब उसको मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जिनको आप कहते थे, वो मुट्ठी भर में से भी मुट्ठी भर लोग जाके वहां पे चढ़ाई कर दिए, पुलिस वालों को मारा, इस तरह का उपद्रव किया। कैसे संभव हो पाया? क्या वाकई में कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान नेता कह रहे हैं कि ये प्रायोजित था, ये वाकई में प्रायोजित था क्या? जिस तरह से आप चीन हमारे देश में आके बैठ जाता है घुस के अंदर, क्या उसको भी हम नहीं रोक पाए? और हमारे यहाँ पे हमारे देशवासी ही, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, वो लाल किले के ऊपर पहुंच गए, चढ़ गए इतनी बड़ी तादाद में। ये क्या क्या खटका देता? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कहीं मकसद ये रहा हो जिन लोगों के लिए कहा जा रहा है, अगर ऐसी सच्चाई थी तो, या है तो, कि इससे किसान आंदोलन खराब हो जाएगा, उनकी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी? जी, इन दोनों पहलुओं को हम अच्छे से समझें। किसान बिल पास हुआ, किसान बिल लाया गया, किसान यूनियन का विरोध है, विरोध करने का तरीका, और अगर प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करने की जगह और सारी चीजें उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में रामलीला मैदान, जंतर मंतर, ये सारी जगह डिप्यूट की गई है। आप ऑल ऑफ सडन, किसान यूनियन की बात कर रहा हूं, ऑल ऑफ सडन आते हैं मेन हाईवे जो दिल्ली चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। अगर ट्रैफिक का अंदाजा लगाइए तो कितने लोग जो नॉर्मल कम्यूटर्स हैं, चाहे तो इलाज कराने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर जाने के लिए, पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए वंचित हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या बहुत कठिनाई का सामना करके, या आर्थिक अपने ऊपर पीड़ा लेके। आर्थिक पीड़ा से मतलब जो बाई रोड जा सकते तो उनको फ्लाइट से या किसी और रास्ते से जाना पड़ रहा है, सिर्फ बॉर्डर बंद होने के। तो जिस समय ये प्रदर्शन की जगह तय की जा रही थी, प्रदर्शन में रोड रोकी जा रही थी, तो कानून कहता है पब्लिक न्यूसेंस इज ए क्राइम, दिस इज नॉट ए सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर रोड जिसपे लोगों को चलने का हक मिला हुआ है उसको ब्लॉक किया जाता है, उदाहरण के तौर पे आप अपनी गाड़ी कहीं नो पार्किंग जोन में खड़ी करते हैं, 2 मिनट नहीं लगता गाड़ी उठ जाती। क्यों उठती है? क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया। तो क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं था कि मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया और उसको अलाउ कर दिया गया? मैं हर समय सवाल सरकार से ही करूंगा। किसान अगर वहां बैठना चाह रहे हैं, उनको क्यों बैठने दिया गया? आप उनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल बाधा ना पहुंचाए, प्रोटेस्ट करने का मौका दें, लेकिन सही जगह पे। उसके बाद उनके साथ जो बातचीत हो। जी डॉक्टर अंशुमान, मैं बीच में रोकता हूं, वो तो रामलीला मैदान आना चाहते थे, रामलीला मैदान में आके वो बैठना चाहते थे, बट उनको नहीं आने दिया गया।
तो मुझे लगता है कि शायद जब वो बीच में रोका गया और जहां बैठ गए वो कह रहे हैं अब तो हम यहीं बैठे हैं, अब हम यहां से कहीं जाने वाले भी नहीं है, हिलने वाले भी नहीं है। जी, तो 2 महीने से ऊपर पब्लिक न्यूसेंस हुआ। उसके बाद जिस तरह की तैयारी चल रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी सारी, उनको इंटेलिजेंस एजेंसी पे मुझे कोई सवाल या निशान नहीं है, 100% मैं कंफर्म हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसी के तरफ से रिपोर्ट इनके पास पहुंचती है। उस रिपोर्ट पे कूटनीति के तहत क्या इनका निर्णय होता है कि किस चीज को कैसे बढ़ाया जाए या बहकाया जाए या लिंगर ऑन कर दिया जाए। अभी हाल ही का उदाहरण है शाहीन बाग, सीएए और सीए बिल जो पास हुआ था उसके तहत लिंगर ऑन करके ये आंदोलन खत्म कर देना, ये होता है। ये प्रोबेबली यही समझ रहे हो किसान आंदोलन को भी इसी तरह से किया जाए। अब लेकिन ये पासा दूसरी तरफ पलट गया और इसमें उपद्रव का ये हुआ। पब्लिक सेंटिमेंट अब किसान के खिलाफ चला गया कि किसान तो लाल किले पे चढ़ के ये कर रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक सेंटिमेंट, इंडियन पब्लिक की समस्या क्या है कि बहुत जल्दी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी, मतलब किसान आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था। अब एक ही बात सबको याद रहेगा, लाल किले पे झंडे, बिल्कुल मैं मानता हूं गलत हुआ, लेकिन किया किसने और करने क्यों दिया गया? क्या ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीफ मिनिस्टर के घर में ऐसे घुस सकते हैं? घुस सकते हैं तो ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। सिमिलरली लाल किला हमारे लिए वही जगह है जहां पे खास करके 26 जनवरी जैसे दिन लोग अगर घुस गए तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वर्ल्ड पावर बनने की बात हम कैसे सोच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये भी चीज देखें कि जो मुद्दा जहां पे बात कही जा रही थी कि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई कैसे घुस सकता है। अगर आप इसी को देखें, दिल्ली में एक और घटना देखें, जो हमारे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके भी घर में कुछ लोग घुस गए थे, अगर आपको याद हो, बहुत पुरानी घटना नहीं है ये। तो क्या ये वाकई में सब कुछ प्रायोजित हो रहा है? और जो सिसोदिया के घर पे लोग घुसे थे, क्या उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही हुई? क्या हमने कहीं मीडिया में सुना ऐसी बातें? कहीं कुछ नहीं निकल के आ रहा। तो ये देश हम किस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं? क्या हम अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब सिख एक और इकट्ठा कर लिया कि इससे ये भी जो है खालिस्तानी लोग हैं? देखिए, आप अगर जो दर्शक देख रहे हैं उनके पास समय हो तो कभी एक किताब पढ़िएगा, विलियम डेलिबर की बुक लिखी हुई है, बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है, एनार्की। उसने लिखा है कि ब्रिटिश अंपायर जब यहाँ आए थे, उस पर किस तरह से 20 लोग आके और यहाँ के लोगों को किस तरह से अपने में मतभेद करा के फूट डाल के और किस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव आए थे ट्रेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे कब्जा लिया और किस तरह से किया। तो ये जो एक स्ट्रेटजी होती है, उसके पहले मुगल डायनेस्टी रही, उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद अब हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। लेकिन मोर और लेस काम करने का तरीका जो हमारा है आज भी उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करने के तरीके के बराबर सा चल रहा है कि किस तरह से इनको डिवाइड करके रखो, पब्लिक को कुछ नए नए मुद्दे उलझा के रखो ताकि एक्चुअल डेवलपमेंट, अगर मान लीजिए आपका पेट भरा रहेगा। एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को शांत रखना है तो उसको भूखा रखो या झूठे मुद्दे में उलझा कर रखो, यही 2 तरीके हैं ताकि वो शांत रहे। अदरवाइज उसको अगर जो मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि बेसिक नीड पूरा होगा तो फिर सिक्योरिटी मांगेगा, सिक्योरिटी उसकी सुरक्षा आपने पूरी कर दी तब वो फिर सेल्फ स्टीम मांगेगा। इस तरह से इंसान ऊपर बढ़ता है। तो आप बेसिक नीड में उलझा के रखें, मुद्दों को इस तरह से बढ़ा के रखें ताकि हिंदुस्तान की जनता इसी में उलझे रहे। और जो एक्चुअल नीड है, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस, इस पे बात नहीं होगी। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से हम 26 जनवरी के बाद जो लोगों की है, मतलब इवन मेरे जैसे लोगों की, जो मैं किसानों का एक तरह से इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि हाँ उनकी मांगे कहीं हद तक जायज है। 26 जनवरी की जो दुर्घटना हुई उसके बाद मैंने भी कहा कि नहीं, ये गलत है, हर हालत में हर कीमत पे गलत है, क्योंकि गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे उसके पीछे कारण, मंशा, लॉजिक कोई भी आप लगा दें। उसको हम ये नहीं कह सकते अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो हमारे देश में हमारे संविधान के मुताबिक उसको सजा का प्रावधान है, चाहे किसी भी कारण से उसने किया हो। तो 26 जनवरी के बाद धीरे धीरे जो किसान आंदोलन और किसानों के प्रति माहौल बनना शुरू हुआ था,
ये कल जब 27 जनवरी को 28 जनवरी की रात में जब गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस बल के साथ में, भरपूर बल के साथ में उनको वहां से उखाड़ने के लिए पहुंची थी, अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन उसके बाद एकाएक ऐसा हुआ कि जब किसान जो नेता और राकेश टिकैत हैं वो मीडिया के कैमरों के सामने रो पड़े और वो जो वीडियोस उनके वायरल हो गए, लोगों तक उनका रोना पहुंचा, लोग उनकी सिंपैथी के साथ एक सिंपैथी उन्होंने शो करी और जुड़ गए। और उसके बाद आंदोलन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस जो पटरी से उतरता हुआ दिख रहा था, वापस पटरी पे आ गया है और तेज आ गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में? रविंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। देखिए, ये हिंदुस्तान जो है बहुत ही भावनात्मक लोगों का देश है, इमोशनल फूल है, इमोशन में बह जाता है। जो पब्लिक सेंटिमेंट टोटली किसानों के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ चला गया था, राकेश टिकैत के 2 मिनट के वो रोने का जो वीडियो हुआ है वायरल, इसके कारण फिर से सारे लोग राकेश टिकैत के फेवर में ही आ गए। आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन चले, अन्ना आंदोलन चला तो एक खास पार्टी निकल के आई, एक खास मुख्यमंत्री निकल के आया। इसी तरह से जितने भी इस तरह की चीजें होती हैं, जिसमें कन्हैया कुमार जैसे लोग भी निकले हैं और कई नेता निकलते हैं, इसमें भी ऐसे नेता निकलेंगे। राकेश टिकैत भी पॉपुलर हो जाएगा ओवरनाइट और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट, अपना बेनिफिट देख के सिमट लेगा। मैं अभी कह रहा हूं, इस बात को 2 महीने बाद आप देख लीजिएगा। एक्चुअल जो किसान है, जिसको वाकई इन चीजों की जरूरत थी, एक्चुअल किसान को फिर से बेनिफिट, फिर से उसको लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे कानून संशोधन हो, कानून वापस हो जाए या कानून पूरी तरह लग जाए। ये जो कुछ नेता लोग होते हैं, चाहे किसी क्षेत्र के नेता हों, प्रतिनिधित्व कर रहे हों, वो अपना फायदा लेके, चाहे इमोशनल ड्रामा करके लें, चाहे जैसे लें, फायदा लेके वापस चले जाते हैं। बाकी के सभी लोग, अब किसान आंदोलन किसान के बाद बाकी के किसान वहीं के वहीं रखे रह जाएंगे और उनको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमानिया, बिल्कुल सही 100% की बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से कह रहा था और कि राकेश टिकैत की जो भाषा थी वो बिल्कुल इस तरह की नहीं लगती थी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो। वो चाहते थे कि आंदोलन बढ़े, बना रहे। क्यों? क्योंकि बार बार अगर आप उनके बयानों को देखेंगे तो कहते हुए पाएंगे, सुनते हुए उनको पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि मैं तो 45 सालों से आंदोलन का इंतजार कर रहा था, अब आया है आंदोलन, अब हम इसको कैसे खत्म कर दें। इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज यही जाता है कि वो अपने लिए जमीन तलाश रहे थे और जमीन उनको मिल गई थी। और कल जो इनको एक तरह से कह लीजिए संजीवनी टीवी के माध्यम, जो हम संजीवनी टीवी हमारा चैनल है, तो उनको संजीवनी मिल गई है। और आने वाले दिनों में जो हम बार बार कहते थे कि हर आंदोलन से नेता बहुत सारे बनके निकलते हैं, तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि यहाँ पे नेता ही इतने हैं कि कौन नेता बनके निकलेगा, लेकिन राकेश टिकैत बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नेता बनते हुए दिख रहे हैं, बन गए हैं बल्कि। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अल्टीमेटली यही होता है। देखिए, सबको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता चाहिए और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स को इतना ग्लोबलाइज क्यों कर दिया गया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहता है अल्टीमेट एम कि मैं नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सदन, सांसद, इसी सब में कहीं खप जाऊं। इसी रास्ते पे ये, चाहे तो किसान नेता हो, चाहे तो अलग अलग फिर क्षेत्र के लोग होते हैं, एक ही रास्ता चाहिए उनको, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता, कैसे हाईलाइट मिले, कैसे मीडिया कवरेज मिले और मैं हाईलाइट हूं और मैं किसी न किसी पार्टी से जुड़ूं, टिकट मिले, जीत के जाऊं या नॉमिनेट होके जाऊं। लेकिन बिल्कुल, और उसके बाद पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार करने का तरीका है वो किया जाए। एक हम नेक्स्ट वीक में एक आपके साथ, आपको भी लूंगा उस पैनल में, कि किस तरह से जो 2014 में जो एमपी जीत के आए थे चुनाव, वो लखपति थे और 2019 में वो कैसे लखपति से सीधे करोड़पति बन गए, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये डेटा हमारे पास आ गया है तो उसको थोड़ा सा कंपाइल करा रहा हूं ताकि उसके ऊपर हम बेहतर तरीके से बात कर सके कि कौन कौन लोग लखपति थे और करोड़पति हो गए। ऐसा 5 साल में उन्होंने क्या काम कर दिया जो पीछे 40 सालों में नहीं किया था, 50 सालों में, क्योंकि किसी नेता की उम्र 60 साल है तो किसी की 50 है, किसी की 40 है। वैद्य आनंद पांडे लिखते हैं, आज के दिल्ली में हुए धमाके को कहीं किसान से जोड़कर देखा तो नहीं जाएगा, क्योंकि धमाका हल्का था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस धमाके का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। बिल्कुल वैद्य आनंद पांडे का बहुत वाजिब सवाल है और ये जब धमाका हुआ था तब मैंने भी ये प्रश्न किया था कि कहीं इसको
किसानों के साथ तो नहीं जोड़ा जाएगा कि देखिए हम यहाँ पे अब सुरक्षा की जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी खतरनाक हो गई हैं, तो हमें इस आंदोलन को खत्म करना पड़ेगा। जी देखिए रविंद्र जी, हर स्टेट, हर कंट्री का एक कानून होता है। उस कानून को काम करने का जो तरीका होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हम तारीफ करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भी जब अमेरिका जाते हैं तो वहां के कानून को अच्छी तरह से पालन करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स के किसी भी कंट्री में, जैसे दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, पूरी तरह से कानून का पालन करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि कानून सबके लिए एक होता है। हिंदुस्तान में क्या है, कानून बना तो है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट सेगमेंट, मिडिल क्लास, जिसके पास न इन्फ्लुएंस है, न बहुत पैसा है, न पावर में है, उसके लिए कानून तो वही होता है। बाकी लोगों को कानून को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो गवर्नेंस करने वाले लोग, गवर्नमेंट में बैठे लोग, सीधा सीधा कानून का इस्तेमाल मॉब के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विरोध होता है और कानून को मरोड़ने का भी स्कोप होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और बहुत सारे लोग इकट्ठे भीड़ में हैं जो इनके वोट बैंक हैं। क्योंकि कानून तोड़ने की प्रक्रिया हिंदुस्तान में बनी हुई, जैसे टैक्स चोरी कैसे करें, रेड लाइट कैसे जंप कर जाएं, आंख मिचौली कैसे कर दें, तो कानून तोड़ने की एक प्रक्रिया बनी हुई है। इसलिए इस तरह की कूटनीति सरकार को लेनी पड़ती है कि किस तरह से इसको कानून न लगाए बिना डाइवर्ट कर, जैसे छोटे बम धमाके करा दो, किसी और तरह से न्यूसेंस क्रिएट करा दो और ये एक माहौल बना दो जिसके कारण इस चीज को डायरेक्टली आप कानून को लगाएंगे तो आपको ये कानून सब पे लगाना पड़ेगा। डॉक्टर आयुष्मान, जो आपने बात कही कानून वाली, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम मतलब शायद ये 30, 35, 40, 45 दिनों के बीच की घटनाएं हैं। एक आपको व्यक्ति याद होगा जो एक नया तरह का एक प्रोफेशन चला है जिसको कहा जाता है आजकल राष्ट्रवादी पत्रकार। तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है हमारे देश के, बहुत बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी। उनका केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगा था तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप इनके चैनल को मत देखिए, मैं भी नहीं देखता। ठीक है। दूसरा, मुनव्वर फारूकी, अगर मुझे ठीक से नाम उस कॉमेडियन का याद है, जो मध्य प्रदेश में जिसने अपना एक शो कर रहा था स्टैंड अप कॉमेडी का, तो वहां पे जब उसको बंद किया गया और जब अदालत ले जाया गया तो वहां के जज ने कहा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या दोनों लोगों के लिए अलग अलग है? जिस तरह से आपने अभी खुद कहा कि किसी को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है, किसी को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ स्पीच सबके लिए इक्वल है, चाहे तो देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम जनता हो और उसमें भी लास्ट लाइन में खड़ी कोई पब्लिक हो। जो प्रेस के लिए भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन बने हुए हैं और ये गाइडलाइन बने हुए हैं कि प्रेस का फ्रीडम किस लेवल तक हम दे सकते हैं। प्रेस का फ्रीडम उस लेवल तक तो ठीक है जब तक कि राष्ट्र के विरोध में कोई काम ना हो रहा हो। आप गाते रहें राष्ट्र के हित में, लेकिन अगर इंटरनल डिस्टरबेंस देश के अंदर किसी भी चैनल के किसी भी कंटेंट को चलाने से हो रहा है तो ये राष्ट्र विरोधी ही माना जाएगा। बेशक आप टैगलाइन और टिकर ये चला दें राष्ट्र हित में या ये चला दें राष्ट्रवादी चैनल, उससे राष्ट्र हित नहीं होता है। राष्ट्र हित उससे होता है कि किस चीज से देश की शांति बरकरार रहे, भंग ना हो। डॉक्टर अंशुमान, इसलिए कानून सबके लिए है। डॉक्टर अंशुमान, ये तय कौन करेगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल, तय करने के लिए सारे कानून लिखे हुए हैं और तय करने की एजेंसी ही बनी हुई है, लेकिन आज एजेंसी से लोगों का क्यों भरोसा उठता जा रहा है? देखिए, एक भारत के इतिहास में बहुत बड़े मतलब मैं कहूंगा काला दिन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक के लिए कर रहे थे। वो दिन ऐसा दिन था जैसे लग रहा था व्हाट नेक्स्ट, अब कॉमन पब्लिक कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को चीफ जस्टिस के अगेंस्ट पब्लिक में आके बोलना पड़ रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो पब्लिक का भरोसा उठने लगा उनके प्रति जो कानून को समझते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं और सबके लिए। आपने बता ही दिया दो उदाहरण देके
कि एक की अभिव्यक्ति की आजादी अलग हो जाती है, दूसरे के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अलग हो जाती है। इस तरह से अगर कानून को लगाना चाहिएगा तो नागरिक का भरोसा इस पे उठ जाएगा। डॉक्टर अंशुमन, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन है ये खत्म होगा या और व्यापक होगा? क्योंकि अब स्थितियां इस तरह से हो गई हैं कि अब इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि और हिंसा बढ़ सकती है। रीजन, वहां पे जैसे सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। अभी योगेंद्र यादव के घर के सामने भी आज लोग पहुंचे थे, वहां पे भी उन्होंने नारेबाजी करी। तो ये कौन लोग हैं? ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि लोकल गांव के लोग हैं, नो डाउट इसमें गांव के जो आसपास के लोग हैं उनकी सबकी मुसीबतें बढ़ी हैं। जितने अगर सिंघू बॉर्डर पे देखें तो जितना बड़ा हाईवे है, जितने पेट्रोल पंप्स थे, दुकानें थे, मॉल्स थे, ढाबे थे, XYZ जो भी काम धंधा था, सब मेन रोड का चौपट हो गया। किसी भी तरह का वो कोई काम नहीं कर पा रहे। उनकी समस्याएं जरूर खड़ी हुई हैं, लेकिन जो ये लोकल लोगों के नाम पे अलग अलग शहरों से लोग जा रहे हैं, अलग अलग संगठनों से लोग जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी तक कर रहे हैं। जिस तरह से आज सिंघू बॉर्डर पे पत्थरबाजी भी हुई, एक पुलिस वाले का जो हम अलीपुर के SHO थे उनको तलवार से मारा भी गया, उनके हाथ में चोट भी आई है, और वो वही पत्थरबाज लोग थे। लेकिन ऐसी स्थिति में सवाल यही आके खड़ा होता है, क्या अगर यही चीजें चलती रही और पुलिस उनको प्रोत्साहित करती रही या उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, तो क्या दो गुटों में हिंसा नहीं बढ़ जाएगी? जैसे मैंने कहा कि ये अगर ये कानून अपराध है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका प्रोटेस्ट करने की जगह गलत है, तो ये भी कानून अपराध है कि दूसरा सिविलियन ग्रुप है, वो पुलिस नहीं है, जो दूसरा ग्रुप पहुंचा है, चाहे तो लोकल गांव से हो, चाहे तो फरीदाबाद उत्तर प्रदेश या कहीं से किसी संगठन के द्वारा जोड़े हुए आदमी हो। सिविलियन ग्रुप अगर फाइट करने जाता है, हेड ऑन करने जाता है, तो ये गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। और गृह युद्ध होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वायलेंस होता है। ये कानून जुर्म है। इसमें पुलिस दोनों तरफ को रोके, नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने बात पूछी कि क्या लगता है कि आगे किसान आंदोलन का क्या होगा। जब तक बात सिर्फ किसान आंदोलन तक रहती है, अगर वाकई ये किसान आंदोलन आज रहा होता तो इसको प्रिडिक्ट करना, इसके बारे में परिकल्पना कर बताना आसान था। लेकिन आज ये राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, और राजनीति हर समय अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि हर कुछ उसमें मैनिपुलेटेड होता है, दिखाया कुछ जाता है, हो कुछ और रहा होता है। इसलिए इसका प्रिडिक्शन सिर्फ करने वालों को, कराने वालों को, या तो सुपर पावर कोई गॉड बैठा होगा उसको पता होगा। आम जनता के लिए असंभव है ये बताना कि आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान, आपने अपनी राय रखी, बात रखी, और मैं समझता हूं दर्शकों को इन चीजों को समझ में आएगा। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि आंदोलन क्या है, क्यों है, हमारे फंडामेंटल राइट्स किस तरह से हैं, लेकिन क्या हम उसका मिसयूज करते हैं या सरकार मिसयूज करती है। किसी भी चीज का मिसयूज हमेशा गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। हालांकि जो किसान है, जो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के अपनी बात मनवानी चाहिए, ना कि मेरी जीत या तेरी जीत के आगे अड़े रहना चाहिए। इससे देश का भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, और उनका भी नुकसान है। धन्यवाद, नमस्ते।